कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्रताप को याद कर रहे हो? कल एक आदमी तुम्हें मिला था जो कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध तो गोकुंदा का युद्ध है। अरे मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही, हिंदी में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक आदमी तो कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध तो क्या है, गोकुंदा का युद्ध। कौन कहता है? कौन कहता है? बदायूं। वो कहता है कि खमनौर का युद्ध है। कौन कहता है? अबुल फजल। वो कहता है कि ये तो अनिर्णायक युद्ध है। कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा। एक आदमी कहता है ये तो थर्मोपली है। कौन कहता है? कर्नल जेम्स। और तुमने लिखा है ऐसा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें सब पूछूं कि इस युद्ध को हल्दी घाटी नाम दिया ही किसने था, तो इस युद्ध को हल्दी घाटी नाम दिया ही किसने था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? कर्नल टोड बताना। और ये इसको पहली बार हल्दी घाटी के नाम से कब लिखा? 1829 में लिखा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर के किस आदमी ने कुंभलगढ़ अधिकार किया था, तो किस आदमी ने अधिकार किया था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? शाहबाज खान। पढ़ा तुमने, देखो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें पूछूं कि शाहबाज खान ने कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तुम फिर गड़बड़ करोगे और फिर अंदर जाओगे, है? और शाहबाज खान है वो ऐसे ही है, तुम्हारी गलती नहीं है। पीछे कूलर भी ठंडी ठंडी हवा दे रहा होगा तो तुम्हारा दिमाग वो ठंडा कर रखा उसने, वो जरूरत से ज्यादा। वो शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितनी बार अटैक किए हैं? 3 बार अटैक किए। कहाँ कहाँ? गोकुंदा, कुंभलगढ़, और कहाँ अटैक किया था? केलवाड़ा, ठीक है। उस शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पे अधिकार किया कब? कल क्या? 7:30 बजे है? अरे 1578 में। कुंभलगढ़ पे अधिकार कब किया था? 1578 में। तुम मुझे ये बताओ कि हल्दी घाटी के बाद प्रताप को भामाशाह कहाँ मिले? चुलिया गांव में। कहाँ मिलते हैं? चुलिया गांव में। कब? 1580 में मिलते हैं, ठीक है। मुझे तुम लोग ये बताओ कि हमने किस आक्रमणकारी की फैमिली को किडनैप किया था? आदमी का नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। और कहाँ के जंगलों में बंद कर दिया? शेरपुर के जंगलों में क्या कर दिया था? बंद कर दिया। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी, तो अस्थायी राजधानी कौन सी है? आवरगढ़। और स्थायी राजधानी पूछे तो स्थायी राजधानी पूछे तुम्हारे लिए क्या हो जाती है? तो राजधानी क्या हो जाती है? कुंभलगढ़। और कल से तुमने एक आदमी को दुखी कर रखा है। अरे किसको दुखी कर रखा है? अकबर को। लेकिन वो सामने खोल के खुश हो रहा है। कौन? अकबर। कब खोली? 1580 में। कहाँ कहाँ? देवल, देवारी, देसुरी एंड दिवेर। लेकिन ये अब अकबर तो खुश हो रहा है कि मैंने 4 छावनियां स्थापित कर दी है। प्रताप किसी भी साइड जाएगा, कोई ना कोई छावनी वाले उसको क्या कर लेंगे? पकड़ ही लेंगे। लेकिन हम तो खुद दिमाग लगा रहे हैं कि अब इनमें से हम किसी एक छावनी पर आगे होकर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। और प्रताप दिमाग लगा रहे हैं कि अगर मैं किस छावनी पे अधिकार कर लूं? दिवेर पे। तो क्योंकि दिवेर नजदीक था मैगजीन फोर्ट के। किसके नजदीक है? और मुगलों को मेवाड़ में किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता की आवश्यकता होती तो सबसे पहले मैगजीन से ही कहाँ पहुंचती है? दिवेर। और दिवेर से अगली चौक में क्या करेंगे? लोग ट्रांसफर करेंगे। तो कहते हैं कि सीधा दिवेर पे अधिकार कर लिया जाए तो तीनों के रास्ते ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बंद। और अब हेडिंग डालो दिवेर का युद्ध। हेडिंग डालो दिवेर का युद्ध। देखो दिवेर का युद्ध, देखो अक्टूबर 1582। हेडिंग डालो दिवेर का युद्ध, अक्टूबर 1582। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582। अक्टूबर 1582, ठीक है। अब दिवेर के युद्ध की कहानी क्या है वो देखो। तो हम सब लोग जो है वो किसकी टीम में खेलेंगे? प्रताप की टीम में। और हमारा मैच जो है दिवेर चौकी के हेड किससे होने वाला है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? सुल्तान का। और प्रताप ने पहली बार बड़ी भूमिका दी। किस आदमी को? अमर सिंह। और अमर सिंह इस युद्ध में प्रताप की टीम का क्या करते हैं? नेतृत्व यानी सेनापति बने। और इनका साथ देने के लिए कौन भी तैयार है? भामाशाह भी तैयार है। अब इस युद्ध के अंदर प्रताप ने किसको पराजित कर दिया? सुल्तान का। पराजित क्या हमने मार दिया? किस आदमी को? सुल्तान खां। और सुल्तान खां को पराजित करके प्रताप ने अपना अधिकार कहाँ कर लिया? और दिवेर पे जब हमने अधिकार किया तो बहुत सारे हथियार वगैरह हमें प्राप्त हो गए। कहां से? दिवेर से। और दिवेर विजय के पश्चात ही प्रताप का वापस चलना क्या होता है? शुरू होता है। अब दिवेर के युद्ध में हमने एक तो किस आदमी को पराजित किया? सुल्तान खां। और ये युद्ध इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि जिस दिन लोग क्या बना रहे थे? विजयादशमी। जिस दिन लोग क्या बना रहे थे? विजयादशमी। उस दिन प्रताप ने कौन सा युद्ध जीत लिया? तो उस दिन प्रताप ने कौन सा युद्ध जीत लिया? दिवेर का युद्ध। अब दिवेर के युद्ध में काम की बात क्या वो देखो कि दिवेर के युद्ध के लिए एक आदमी कुछ कहता है और दिवेर के युद्ध के लिए कौन सा आदमी कहता है?
कर्नल टोड। और कर्नल टोड क्या कहता है कि मैंने तो इस युद्ध को मेवाड़ का, वो कहता है कि मैंने तो इस युद्ध को मेवाड़ का क्या बोला है। जैसे कर्नल टोड मेवाड़ की थर्मोपली किसको कहेगा, हल्दी घाटी को, तो वैसे ही मेवाड़ का मैराथन किसको कहेगा, दिवेर। और जल्दबाजी में एग्जाम हॉल में गड़बड़ होती, ध्यान रखना। वो बेचारा थर्मोपली पूछता है, अपन दिवेर का गोला पढ़ते हैं, बेचारा मैराथन पूछता है, अपन हल्दी घाटी का क्या पढ़ देते हैं, गोला। ये ध्यान रखना कि थर्मोपली किसको कहता है, वो हल्दी घाटी को, और मैराथन किसको कहता है, दिवेर के युद्ध को। इसके अलावा कर्नल टोड ही वो व्यक्ति था जिसने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का, जिसने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का क्या बताया था, प्रतीक। तो इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन और प्रताप के गौरव का प्रतीक बताने वाला कौन है, कर्नल टोड। और हम इस युद्ध में किसको पराजित करते हैं, तो लड़ो देखें। देखो दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582। देखो प्रताप ने सुल्तान खां को पराजित किया, प्रताप ने सुल्तान खां को पराजित किया, प्रताप ने सुल्तान खां को पराजित किया, सुल्तान खां को पराजित किया, सुल्तान खां को पराजित किया। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस युद्ध में प्रताप की सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में प्रताप की सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में प्रताप की सेना का नेतृत्व अमर सिंह प्रथम ने किया था। प्रताप की सेना का नेतृत्व अमर सिंह प्रथम ने किया था, अमर सिंह प्रथम ने किया था। वह भामाशाह भी साथ थे, अमर सिंह प्रथम ने किया था, वह भामाशाह भी साथ थे, अमर सिंह प्रथम ने किया था, वह भामाशाह भी साथ थे, वह भामाशाह भी साथ थे, वह भामाशाह भी साथ थे। नेक्स्ट लिखो, देखो प्रताप ने यह युद्ध विजयादशमी के दिन जीता था। देखो प्रताप ने यह युद्ध विजयादशमी के दिन जीता था, प्रताप ने यह युद्ध विजयादशमी के दिन जीता था, प्रताप ने यह युद्ध विजयादशमी के दिन जीता था, प्रताप ने यह युद्ध विजयादशमी के दिन जीता था। नेक्स्ट लिखो, लिखो कर्नल टोड ने इस युद्ध को, लिखो कर्नल टोड ने इस युद्ध को, कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का, कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का, वह इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बताया था, वह इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बताया था, वह इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बताया था, वह इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बताया था, प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बताया था, प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बताया था। लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जब प्रताप दिवेर जीत जाते हैं, प्रताप क्या जीत जाते हैं, दिवेर, तो दिवेर विजय के पश्चात, दिवेर विजय के बाद प्रताप का नेक्स्ट आक्रमण कहां था, ठीक है, तो वो सबसे सेफ जगह वापस लेंगे अपनी, कौन सी, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ पे वो बैठा हुआ है, अरे कौन, गाजी खां। अरे कौन बैठा हुआ है, गाजी खां। और गाजी खां को हरा के हम वापस कहां अधिकार करते हैं, हमारा कुंभलगढ़। तो लिखो देखें, लिखो दिवेर विजय के पश्चात, दिवेर विजय के पश्चात प्रताप का अगला आक्रमण कुंभलगढ़ पर था। दिवेर विजय के पश्चात प्रताप का अगला आक्रमण कुंभलगढ़ पर था, दिवेर विजय के पश्चात प्रताप का अगला आक्रमण कुंभलगढ़ पर था, प्रताप का अगला आक्रमण कुंभलगढ़ पर था, प्रताप का अगला आक्रमण कुंभलगढ़ पर था, ठीक है। और जैसे हम दिवेर का युद्ध जीते ना, वो फिर दुखी होने लग गया, कौन, अरे कौन दुखी होने लग गया, अकबर। और साला फिर दुखी हुआ, लास्ट में रोने भी बैठ जाएगा। और अकबर ने अब एक भारी भरकम सेनाएं किसके साथ रवाना कर दी, और किसके साथ रवाना कर दी, जगन्नाथ कछवा। और ये जगन्नाथ कछवा अब हमारे मेवाड़ में कब से कब तक घूमता है, 1584 से कब तक घूमा, 1585 तक। अब जगन्नाथ कछवा वो व्यक्ति है जो अकबर द्वारा मेवाड़ की ओर भेजा गया क्या था, क्या था, अंतिम आक्रमणकारी। कि अकबर ने मेवाड़ की ओर अंतिम आक्रमणकारी किसको भेजा, जगन्नाथ कछवा। और ये चौथा आदमी हो गया जो किसके बाद मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आया, खान खाना के बाद। अब यहाँ से भी एक सीक्वेंस बनती है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर द्वारा भेजा गया पहला सेनापति आक्रमणकारी कौन था, भगवंत दास। कौन है, भगवंत दास। भगवंत दास के बाद कौन, शाहबाज खां। शाहबाज खां के बाद कौन, खान खाना। और खान खाना के बाद कौन हो गया,
जगन्नाथ कछवा। और तुमने कल जगन्नाथ कछवा का नाम भी लिखा था कि तुमने इसको कहाँ बिठाया, उदयपुर। कहाँ बिठाया था तुमने, उदयपुर। और हमने उदयपुर का नाम क्या करके चला गया, वो क्या करके चला गया था, मोहम्मदाबाद करके चला गया था। और ये वही जगन्नाथ कछवा है जो हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ की ओर क्या रहेगा, अंतिम आक्रमणकारी रहेगा। यहाँ पे 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो किस आक्रमणकारी की फैमिली को अपन ने बंदी बनाया, अब्दुल रहीम खान खाना। कौन सा आक्रमणकारी 3 बार अटैक करता है, शाहबाज खां। या अकबर के किस आदमी ने कुंभलगढ़ अधिकार किया, शाहबाज खां। और अकबर द्वारा भेजा गया मेवाड़ की ओर अंतिम आक्रमणकारी कौन था, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, जगन्नाथ कछवा। इसके अलावा प्रताप ने वो सारी जगह वापस अपने कंट्रोल में ले ली जो मुगलों ने हमारे से छीनी थी, लेकिन हम 2 जगह वापस नहीं ले पाए, जिनमें से एक जगह कौन सी है, चित्तौड़, और एक जगह बताओगे कौन सी, मांडलगढ़। ये 2 ही जगह ऐसी रहेगी जिसको हम वापस अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। बाकी सारी की सारी जगह जो है वो हमारे ने मुगलों से छीनी थी, हम वापस क्या कर चुके थे, प्राप्त कर चुके थे। लेकिन 2 जगह बाकी रख दी, कौन सी, चित्तौड़, और कौन सी रख दी, मांडलगढ़। तो लिखो, देखें, लिखो जगन्नाथ कछवा 1584 से 85, 1584 से 85। जो लोग लेट जुड़े हैं वो 4-5 लाइन छोड़ के लिखना शुरू कर देना। लिखो जगन्नाथ कछवा 1584 से 1585। लिखो ये खान खाना के बाद, देखो ये खान खाना के बाद, अरे खान खाना समझ रहे हो, हाँ, खाना खाने के बाद नहीं हो। ये खान खाना के बाद अकबर द्वारा भेजा गया, ये खान खाना के बाद अकबर द्वारा भेजा गया, अकबर द्वारा भेजा गया, अकबर द्वारा भेजा गया मेवाड़ की ओर, अकबर द्वारा भेजा गया मेवाड़ की ओर, मेवाड़ की ओर अंतिम आक्रमणकारी था। अकबर द्वारा भेजा गया मेवाड़ की ओर अंतिम आक्रमणकारी था, अंतिम आक्रमणकारी था जो असफल रहा, अंतिम आक्रमणकारी था जो असफल रहा, अंतिम आक्रमणकारी था जो असफल रहा। नेक्स्ट लिखो, लिखो चित्तौड़ व मांडलगढ़, लिखो चित्तौड़ व मांडलगढ़, चित्तौड़ व मांडलगढ़ ऐसे 2 क्षेत्र, लिखो चित्तौड़ व मांडलगढ़ ऐसे 2 क्षेत्र, चित्तौड़ व मांडलगढ़ ऐसे 2 क्षेत्र जिस पर प्रताप पुनः अधिकार नहीं कर पाए थे। चित्तौड़ व मांडलगढ़ ऐसे 2 क्षेत्र जिस पर प्रताप पुनः अधिकार नहीं कर पाए थे, जिस पर प्रताप पुनः अधिकार नहीं कर पाए थे, जिस पर प्रताप पुनः अधिकार नहीं कर पाए थे, प्रताप पुनः अधिकार नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे है क्या कि प्रताप एक लास्ट लड़ाई झगड़ा कब करेंगे, अब 1585 में। और 1585 में प्रताप कहाँ अधिकार करेंगे, और कहते हैं कि चावंड में कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है, और चावंड में जो आदमी बैठा हुआ है उस आदमी का नाम क्या बताओगे, लूणा चावंडिया। और हम 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके हमारा अधिकार कहाँ करते हैं। और जैसे ही प्रताप ने चावंड पे अधिकार किया, चावंड को प्रताप ने मेवाड़ की क्या बना दी, राजधानी। एक तो ये खूब बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जैसे वो पूछते हैं कि प्रताप का राज्याभिषेक कौन से ईयर में हुआ, 1572 में। कहाँ होता है, गोकुंदा में होता है, ठीक है। जैसे प्रताप का जन्म कब हुआ, 9 मई 1540। किधर होता है, कुंभलगढ़ में। जैसे प्रताप की मृत्यु कहाँ होती है, चावंड में। कब होती है, 19 जनवरी 1597। तो वैसे ही प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था, 1585। किसको पराजित करके, लूणा चावंडिया को पराजित करके। और चावंड खास जगह हो जाएगी, क्यों, क्योंकि चावंड जो है वो प्रताप के इतिहास की कौन सी राजधानी कहलाएगी, संकटकालीन, या इसे तुम लोग चाहो तो क्या कह सकते हो, आपातकालीन राजधानी। तो प्रताप के इतिहास की संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी क्या कहलाती है, चावंड कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ आंसर चेंज होता है कि जब वो पेपर वाला मास्टर पूछ ले कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बताओ, तो ध्यान रखना कि उस कंडीशन में तुम्हारा आंसर चावंड नहीं, चावंड केवल प्रताप के इतिहास की क्या कहलाती है, संकटकालीन राजधानी। और जब भी ऐसे प्रश्न आए ना, उस मास्टर को देखना या उस पेपर को देखना, उसने दोनों ही बार ऑप्शन में दिए कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसको कहते हैं। उसने जान पूछ के किसको भी ऑप्शन में दिया है, चावंड को, और उसने जान पूछ के किसको भी ऑप्शन में दिया है, कुंभलगढ़ को। या प्रश्न की लैंग्वेज पूछी गई कि प्रताप की संकटकालीन राजधानी किसको कहते हैं, तब भी दोनों ऑप्शन में थे, चावंड भी और क्या भी है, कुंभलगढ़। चावंड केवल प्रताप के इतिहास की ही क्या है, संकटकालीन राजधानी। लेकिन मेवाड़ के इतिहास की अगर संकटकालीन राजधानी पूछ ले तो वो क्या हो जाती है, कुंभलगढ़। ये ध्यान रखना। यहाँ एक प्रश्न और बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि चावंड प्रताप की राजधानी कितने वर्ष तक रही। प्रश्न की लैंग्वेज क्या है
कि चावंड जो है वो प्रताप के इतिहास में कब तक राजधानी रहती है। अब तुम बताओ प्रताप की लाइफ कब तक चली? भाई प्रताप की लाइफ जो है वो कब तक चलती है? 1597 तक। अब ये राजधानी कब बना रहे हैं? 1585। प्रताप से आगे तुम्हारा काम वैसे भी नहीं है, तुम्हें लास्ट केवल कहां तक पढ़ना है? प्रताप तक ही पढ़ना है। तो प्रताप के इतिहास में चावंड कितने साल तक राजधानी रही? तो चावंड जो है प्रताप के इतिहास में कितने साल तक राजधानी रही? 12 साल। लेकिन मेवाड़ के इतिहास में तो कब तक रहती है? 1613 तक, यानी लगभग 30 नहीं है, कितने साल रहती है? 28 साल जो है वो चावंड मेवाड़ की क्या रहती है? राजधानी। लेकिन हमें काम केवल किससे है? प्रताप के इतिहास से। तो प्रताप के इतिहास में चावंड कितने वर्ष राजधानी रहती है? तो कितने साल राजधानी रहती है? 12 वर्ष राजधानी रहती है। और चावंड पे अधिकार किया था हमने किसको पराजित करके? लूणा चावंड्या को। तो लिखना शुरू करो। देख लिखो 1585 में, लिखो 1585 में, 1585 में प्रताप लूणा चावंड्या को पराजित कर, 1585 में प्रताप लूणा चावंड्या को पराजित कर, प्रताप लूणा चावंड्या को पराजित कर, लूणा चावंड्या को पराजित कर, लूणा चावंड्या को पराजित कर चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी बनाता है। चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी बनाते हैं। 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 वह चावंड प्रताप के इतिहास की, देखो चावंड प्रताप के इतिहास की, चावंड प्रताप के इतिहास की, चावंड प्रताप के इतिहास की संकटकालीन, चावंड प्रताप के इतिहास की संकटकालीन, संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी कहलाती है। चावंड प्रताप के इतिहास की संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी कहलाती है। संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी कहलाती है। संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी कहलाती है। आपातकालीन राजधानी कहलाती है जो प्रताप के इतिहास में 12 वर्ष राजधानी रही। जो प्रताप के इतिहास में 12 वर्ष राजधानी रही। जो प्रताप के इतिहास में 12 वर्ष राजधानी रही। जो प्रताप के इतिहास में 12 वर्ष राजधानी रही। 12 वर्ष राजधानी रही। और यही कोष्टक बना के लिखो। देखो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को कहते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को कहते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को कहते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। लिखा तुम लोगों ने, ठीक है। अब दो क्या है कि यहां से प्रताप का इतिहास ब्लैंक हो गया। कहां से? और 1586 से कहां तक प्रताप का इतिहास ब्लैंक है? तो अगले 10 साल, 10 साल यानी कब तक? 1596 तक। और वैसे भी 97 के पहले महीने में तो प्रताप की वैसे भी क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन जो ये 10 साल की अवधि है ये मेवाड़ के इतिहास में बड़ा क्या रहा है? शांति का समय रहा। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और वो भी थक जाता है लास्ट में कौन? कि अब मेरे को मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं करना है। तो ये जो समय है ये प्रताप के इतिहास में क्या कहलाता है? तो ये समय जो है वो प्रताप के इतिहास में क्या कहलाता है? अघोषित शांति संधि का क्या कहलाता है? समय। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जो इतने टाइम तक अपन संघर्ष मेवाड़ में कर रहे थे, अब मेवाड़ में क्या हो जाती है? शांति। और वैसे ही 97 आता है, 19 जनवरी आता है। 97 के पहले महीने में प्रताप की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे आगे क्या क्यों देखो कि लास्ट में वो आदमी रोने भी बैठ गया। कौन? अकबर रोने लग गया। और एक आदमी कहता है कि जब प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर भी रोया था। एक आदमी क्या लिखता है कि प्रताप की मृत्यु पर कौन भी रोया था? अकबर भी रोया था। और ऐसा फेमस स्लोगन लिखने वाला जो आदमी है उस आदमी का नाम क्या बताओगे? दुर्सा आड़ा। और दुर्सा आड़ा जो है ये बात जो है अपने किस फेमस ग्रंथ में लिखता है? तो आप बताओगे कि वो फेमस ग्रंथ कौन सा है? विरुक्षत्री। और ये भी बहुत भारी आदमी है। कौन? दुर्सा आड़ा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो आदमी था जो अकबर से मिलने ठेठ कहां चला गया? लाहौर। और लाहौर में जाके किससे मीटिंग करता है? अकबर से। और लाहौर में ही प्रताप की मृत्यु की इंफॉर्मेशन किसको देता है? ये अकबर। यानी प्रताप की मृत्यु की सूचना अकबर तक किस आदमी ने पहुंचाई थी? उस आदमी का नाम क्या है? दुर्सा आड़ा। और कहता है कि दुर्सा आड़ा खुद दिखता है कि जब मैंने उसको अकबर को प्रताप की मृत्यु की बात बताई तो ये रोने लग जाता है। कौन सा आदमी? अकबर। और ऐसी फेमस लाइन जो है वो कहां लिखी गई है? विरुद्ध
छतरी में। और इसके अलावा दुर्साड़ा की एक रचना ऐसी भी है, और दुर्साड़ा की एक और रचना जो है वो क्या है, कीर्तन बावनी। और दुर्साड़ा को तुम इससे भी याद रखोगे कि दुर्साड़ा की भी क्या बनी हुई है, प्रतिमा, और इसकी मूर्ति वही है जहां कुंभा की मूर्ति है। और कुंभा की मूर्ति कहाँ है, अचलगढ़ में। कुंभा की मूर्ति कहाँ है, अचलगढ़। उसी अचलगढ़ के किले में, उसी अचलगढ़ के किले में किसकी मूर्ति भी स्थापित है, तो उसी अचलगढ़ के किले में किसकी मूर्ति स्थापित है, दुर्साड़ा। क्योंकि दुर्साड़ा सिरोही का राजा लिखा था तुमने, सुल्तान देवड़ा। क्या लिखा है, और उसी सुल्तान देवड़ा क्या नौकरी करता था, कौन, दुर्साड़ा। और ये भी बहुत जोरदार आदमी था। अकबर ने कहा तू मेरे से 1 करोड़ रुपए ले ले और तू मेरे 9 रत्नों में क्या हो जा, शामिल हो जा। लेकिन ये ठुकरा देता है, कौन, दुर्साड़ा। और कहता कि तेरे जैसे राजा हमारे राजपुताने में खूब है। तो अकबर कहता है उसको दरबार के अंदर, कौन है तेरे वहां पे तेरे राजपुताना में ऐसा राजा, तो वो किसके बारे में बताता है, प्रताप के बारे में। और वहां कहता है कि अकबर उसको पूछता है तू क्या जानता है प्रताप के बारे में, तो कहते हैं कि खड़े खड़े प्रताप की प्रशंसा में, खड़े खड़े प्रताप की प्रशंसा में दुर्साड़ा ने वहां दरबार में कितने दोहे पढ़ दिए। आप कोशिश करो देखें, हैं, अरे छतहरी कितने दोहे पढ़े थे, 76 कितने दोहे पढ़े थे। और उसने खड़े खड़े उस अकबर के दरबार में 76 दोहे जो है वो प्रताप की प्रशंसा में पढ़ लिए। और उस रचना का नाम ही क्या पड़ गया, क्या पड़ गया, विरुद्ध छतरी पड़ जाता है। तो लिखो देखें, देखो 1586 से 96 का समय, 1586 से 96 का समय प्रताप के इतिहास में, 1586 से 96 का समय प्रताप के इतिहास में, प्रताप के इतिहास में, प्रताप के इतिहास में अघोषित, प्रताप के इतिहास में अघोषित शांति संधि का समय कहलाता है। प्रताप के इतिहास में अघोषित शांति संधि का समय कहलाता है। प्रताप के इतिहास में अघोषित शांति संधि का समय कहलाता है। अघोषित शांति संधि का समय कहलाता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो कवि दुर्साड़ा ने, लिखो कवि दुर्साड़ा ने अपने ग्रंथ, कवि दुर्साड़ा ने अपने ग्रंथ विरुद्ध छतरी में लिखा था। कवि दुर्साड़ा ने अपने ग्रंथ विरुद्ध छतरी में लिखा था। कवि दुर्साड़ा ने अपने ग्रंथ विरुद्ध छतरी में लिखा था, विरुद्ध छतरी में लिखा था। लिखो प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था। विरुद्ध छतरी में लिखा था, प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था। प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था। प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था। अकबर भी रोया था। नेक्स्ट लिखो, ब्रैकेट बना के पोस्टर बना के एक लाइन लिखो, लिखो दुर्साड़ा ने अकबर को, पोस्टर बना के लिखो, दुर्साड़ा ने अकबर को, दुर्साड़ा ने अकबर को प्रताप की मृत्यु की सूचना, दुर्साड़ा ने अकबर को प्रताप की मृत्यु की सूचना लाहौर में दी थी। दुर्साड़ा ने अकबर को प्रताप की मृत्यु की सूचना लाहौर में दी थी। प्रताप की मृत्यु की सूचना लाहौर में दी थी, क्योंकि उस समय उसकी राजधानी क्या चल रही थी, लाहौर चल रही थी, इसलिए वो लाहौर बैठा हुआ था, लाहौर में दी थी। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन में लिखना, दुर्साड़ा की अन्य रचना, दुर्साड़ा की अन्य रचना, दुर्साड़ा की अन्य रचना विरुद्ध छतरी है। दुर्साड़ा की अन्य रचना, सॉरी वो कीर्तन बावनी, आज जग रहे हो तुम लोग, ठीक। दुर्साड़ा की अन्य रचना कीर्तन बावनी, दुर्साड़ा की अन्य रचना कीर्तन बावनी, कीर्तन बावनी, कीर्तन बावनी। वह दुर्साड़ा की प्रतिमा, वह दुर्साड़ा की प्रतिमा अचलगढ़ दुर्ग में है। वह दुर्साड़ा की प्रतिमा अचलगढ़ दुर्ग में है। वह दुर्साड़ा की प्रतिमा अचलगढ़ दुर्ग में है। वह दुर्साड़ा की प्रतिमा कौन से फोर्ट में है, अचलगढ़ दुर्ग में है। अचलगढ़ दुर्ग में है, लिखा आप लोगों ने। अब तो क्या है कि इतिहास में ऐसा भी बताया जाता है कि प्रताप ने बड़ा संकट समय भी झेला है। प्रताप ने क्या झेला है, संकट समय। तुमने कभी सुना होगा कि ऐसी घास की रोटी बिलावड़ा लेके भाग गया, ऐसी कहानी कभी सुनी क्या तुम लोगों ने? तो ये इतिहास में बड़ा रहस्य है कि ऐसा था भी या नहीं था, ठीक है। लेकिन ये बातें आई कहां से, तो ये बातें आती है यहां से,
तो ये बातें कहां से आती है? तो ये बातें कहां से आती है? पाथल पीथल से आती है। और पाथल पीथल बहुत फेमस है रचना, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। कौन है राइटर? कि इस पाथल पीथल का जो राइटर है उसका नाम क्या बताओगे? तो उसका नाम जो है क्या बताओगे? कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया भी बहुत फेमस आदमी है, जिसकी रचना कौन सी है? पाथल पीथल। इसने लिखा था धरती दोरारी। कौन सा गीत लिखा था? धरती दोरारी। गीत लिखने वाला भी आदमी कौन है? वो कन्हैयालाल सेठिया है। और कन्हैयालाल सेठिया की रचना जो पाथल पीथल है, इसमें दो कैरेक्टर है। इनमें से एक तो है प्रताप, एक तो कौन है? प्रताप। और एक कौन है? पृथ्वीराज। एक कौन है? पृथ्वीराज। तो इनमें से पाथल कौन है और पीथल कौन है? हाँ हाँ ठीक है। कि पाथल जो है वो कौन है? प्रताप। और पीथल जो है वो कौन है? पृथ्वीराज। अब चक्कर क्या है कि राजस्थान के इतिहास में कम से कम 13-14 पृथ्वीराज, लेकिन ये बैसा पृथ्वीराज कौन है? तो ये पृथ्वीराज जो है, ये पृथ्वीराज कौन है? राठौड़। और बैसा कहाँ के राठौड़ है? बीकानेर के राठौड़। और बीकानेर के राठौड़ कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। अब यहाँ पे है क्या कि प्रताप के बारे में कहा जाता है कि प्रताप का जब स्वाभिमान सोने वाला था, तो उस सोए स्वाभिमान को जगाने वाला कवि कौन था? ये डिंगल का बहुत जोरदार आदमी है। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। तो कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि प्रताप अपने संकट समय में किस कवि से पत्र व्यवहार करते थे? वो कवि यही है। कौन है? अब पृथ्वीराज राठौड़ काम तो अपना करता है, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो खुद किसकी अधीनता में? और अकबर की अधीनता में ये आदमी कहाँ नौकरी करता था? और पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर का काम तो नहीं किया, लेकिन हमारे किस सोए हुए आदमी का स्वाभिमान जगा दिया? प्रताप का। और ये वैसे भी सगे संबंधी है। कैसे? कि प्रताप के भाई कौन है? कि प्रताप के भाई कौन है? शक्ति सिंह। और तुमने शक्ति सिंह को माफ भी कर रखा है। कौन से गांव में? बलिशा गांव में। और शक्ति सिंह की लड़की का नाम क्या है? तो शक्ति सिंह की लड़की का नाम क्या है? किरण कुंवर। और किरण कुंवर का हस्बैंड कौन है? तो किरण कुंवर का हस्बैंड कौन है? तो किरण कुंवर का हस्बैंड कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। तो इस हिसाब से पृथ्वीराज राठौड़ और प्रताप में क्या कनेक्शन हो गया? मामा बन गया कि नाना बन गया? बात तुम तो लिख दो। देखो, कन्हैयालाल सेठिया की रचना पाथल पीथल में, कन्हैयालाल सेठिया की रचना पाथल पीथल में, कन्हैयालाल सेठिया की रचना पाथल पीथल में, पाथल महाराणा प्रताप। कन्हैयालाल सेठिया की रचना पाथल पीथल में, पाथल महाराणा प्रताप, पाथल महाराणा प्रताप व पीथल पृथ्वीराज राठौड़ थे। वह पीथल पृथ्वीराज राठौड़ थे। पीथल पृथ्वीराज राठौड़ थे, जो अकबर की अधीनता में, गागरोन दुर्ग पर थे। पीथल पृथ्वीराज राठौड़ थे, जो अकबर की अधीनता में गागरोन दुर्ग पर थे। जो अकबर की अधीनता में गागरोन दुर्ग पर थे। जो अकबर की अधीनता में गागरोन दुर्ग पर थे। अकबर की अधीनता में गागरोन दुर्ग पर थे। गागरोन दुर्ग पर थे। नेक्स्ट देखो, पोस्टर बना के ही लिख दो एक लाइन को। देखो, प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री, प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण कुंवर थी। प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण कुंवर थी। किरण कुंवर थी। किरण कुंवर थी, जिनका विवाह जिनका विवाह जिनका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ था। जिनका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ था। जिनका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ था। जिनका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ था। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ था। तो प्रताप और पृथ्वीराज में क्या कनेक्शन हो गया है? है? क्या हो गया? क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है। अरे बड़ा ससुर हो गया कौन? प्रताप। अरे कौन हो जाते हैं? प्रताप हो जाते हैं। बात ठीक है। देखा तुम लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या? वो देखो, देखो एक तो प्रताप अपने संकट समय में प्रताप अपने संकट समय में कवि पृथ्वीराज राठौड़ से प्रताप अपने संकट समय में कवि पृथ्वीराज राठौड़ से पत्र व्यवहार करते थे। प्रताप अपने संकट समय में
कवि पृथ्वीराज राठौर से पत्र व्यवहार करते थे। कवि पृथ्वीराज राठौर से पत्र व्यवहार करते थे। कवि पृथ्वीराज राठौर से क्या करते थे? पत्र व्यवहार करते थे। पत्र व्यवहार करते थे। लिखा आप लोगों ने। तो एक आदमी का नाम ऐसा है और एक आदमी का नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? रामा सांधु। क्या नाम बताओगे? रामा सांधु। ये नाम कुछ मिलता जुलता लगता है किससे? माला सांधु। और माला सांधु का ही भाई है कौन? रामा सांधु। ये भी प्रताप के दरबार में क्या करता है? नौकरी करता है, ठीक है। और वो माला सांधु की रचना कौन सी है? प्रताप का झूलना। कौन सी रचना है? प्रताप का झूलना। तो रामा सांधु क्या लिखता है कि हमारे कौन थे? प्रताप। और ये लिखता है कि प्रताप जो थे वो तो क्या थे? क्या थे? अनंत आकाश थे। और ये कौन? अकबर जो था वो केवल किसके समान है? एक पक्षी के समान है। कि प्रताप जो है वो अनंत आकाश थे और अकबर किसके समान था? एक पक्षी के समान। तो अकबर जैसा पक्षी प्रताप जैसे अनंत आकाश को कभी पार कर ही नहीं पाया। और ऐसा कौन सा आदमी लिखता है? रामा सांधु। इसके अलावा मेवाड़ का जुड़ा हुआ ही एक बड़े इतिहासकार ऐसे भी हैं, ये अभी भी हैं। और नाम इनका क्या है? क्या नाम बताओगे? महेंद्र भाणावत। 10वीं की किताब के अंदर, 10वीं की राजस्थान अध्ययन के अंदर इनका एक स्लोगन लिखा, पता नहीं क्यों लिखा, ठीक है। और महेंद्र भाणावत का एक स्लोगन क्या है कि हमने पढ़ा है कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी। तो भाई हल्दी घाटी युद्ध को हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? भाई हल्दी घाटी में लड़ रहे थे। और वो जगह हल्दी घाटी क्यों कहलाती है? कि वो मिट्टी का कलर जो है वो किसके जैसा है? हल्दी के जैसा, ठीक है। वो वहां पे जाते तो मिट्टी का कलर कुछ हल्दी जैसा भी हमें क्या नजर आता है। लेकिन इनका एक लॉजिक और है। इनका एक लॉजिक क्या है कि वो कहते हैं कि इसको हल्दी घाटी इसलिए कहा गया है कि वो मिट्टी के कलर से कोई लेना देना नहीं है। वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी हल्दी लिखी हुई महिलाएं, हल्दी लगी हुई महिलाओं का मीनिंग समझ रहे हो? नवविवाहित। क्या है? नवविवाहित महिलाएं भी पुरुषों का वेश धारण करके युद्ध क्या करती है? लड़ती है। इसलिए इस युद्ध का नाम ही क्या पड़ता है? हल्दी घाटी। ये केवल किस आदमी का मत है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? महेंद्र भाणावत बताओगे। और इसके अलावा एक आदमी ऐसा भी है, खैर ये आगे भी काम आता है। आदमी का नाम क्या है? जीवधर। ये प्रताप के पास भी नौकरी की। तो प्रताप के पुत्र किसके पास भी नौकरी की थी? अमर सिंह के पास। तो जीवधर की एक रचना ऐसी है। और जीवधर की एक रचना का नाम क्या बताओगे? अमर साहब। तो ये किसने लिखा था कि प्रताप एक अनंत आकाश थे और अकबर एक पक्षी के समान? कौन लिखता है? रामा सांधु। इस हल्दी घाटी में बहुत सारी हल्दी लगी नवविवाहिताएं भी लड़ी है, इसलिए इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी है। ऐसा कौन कहता है? महेंद्र भाणावत। और जीवधर की रचना कौन सी है? तीन बड़ी बातें और लिखने वो लिखो। देखो देखो रामा सांधु ने लिखा था। देखो रामा सांधु ने लिखा था। रामा सांधु ने लिखा था। देखो प्रताप अनंत आकाश है। रामा सांधु ने लिखा था प्रताप अनंत आकाश है। प्रताप अनंत आकाश है जिसको अकबर जैसा पक्षी पार नहीं कर सका। प्रताप अनंत आकाश है जिसको अकबर जैसा पक्षी पार नहीं कर सका। जिसको अकबर जैसा पक्षी पार नहीं कर सका। जिसको अकबर जैसा पक्षी पार नहीं कर सका। प्रताप अनंत आकाश है जिसको अकबर जैसा पक्षी पार नहीं कर सका। जिसको अकबर जैसा पक्षी पार नहीं कर सका। नेक्स्ट देखो। देखो इतिहासकार महेंद्र भाणावत ने लिखा था। ये उदयपुर के रहने वाला है। देखो देखो इतिहासकार महेंद्र भाणावत ने लिखा था। इतिहासकार महेंद्र भाणावत ने लिखा था। महेंद्र भाणावत ने लिखा था। हल्दी घाटी युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में हल्दी लगी हुई, हल्दी घाटी युद्ध में हल्दी लगी हुई नव विवाहिताएं भी, हल्दी घाटी युद्ध में हल्दी लगी हुई नव विवाहिताएं भी, नव विवाहिताएं भी, नव विवाहिताएं भी पुरुषों का वेश धारण कर युद्ध करती है। हल्दी लगी हुई नव विवाहिताएं भी पुरुषों का वेश धारण कर युद्ध करती है। 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 और ये लॉजिक देते हैं कि इसीलिए युद्ध का नाम क्या पड़ा है? क्या पड़ा है? हल्दी घाटी पड़ा है। ऐसा केवल कौन सा आदमी मानता है? महेंद्र भाणावत। तो लिखो प्रताप के दरबारी, देखो प्रताप के दरबारी
जीवधर थे, प्रताप के दरबारी जीवधर भी थे, प्रताप के दरबारी जीवधर भी थे, जिसकी रचना अमरसार। प्रताप के दरबारी जीवधर भी थे, जिसकी रचना अमरसार, जिसकी रचना अमरसार, जिसकी रचना कौन सी है? अमरसार। ठीक है, और इतने सीधे प्रश्न भी बन जाए कि प्रताप के उत्तराधिकारी कौन बने थे? अमर सिंह बने। तो लिख दो, देखो प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह प्रथम बनते हैं। प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह प्रथम बनते हैं। प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह प्रथम बनते हैं। अमर सिंह प्रथम बनते हैं। अमर सिंह प्रथम बनते हैं, जिन्होंने प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया था। अमर सिंह प्रथम बनते हैं, जिन्होंने प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया था। जिन्होंने प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया था। जिन्होंने प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया था। एक लिखो, प्रताप का शास्त्रागार। लिखो, प्रताप का शास्त्रागार। प्रताप का शास्त्रागार मतलब उनके हथियार कहाँ रहते थे? राजसमंद में। लिखो, मायरा की गुफाएं। प्रताप का शास्त्रागार लिखो, मायरा की गुफा। मायरा की गुफा राजसमंद में लिखो। प्रताप का शास्त्रागार, मायरा की गुफा, राजसमंद। राजसमंद। और मैं तुम्हें कहीं ऐसा पूछ लूं कि प्रताप के समकालीन चित्रकार कौन था? निसारदी या निसारुद्दीन। कहीं ऐसा प्रश्न पूछ लूं कि प्रताप के जमाने में कोई कृषि वैज्ञानिक भी था क्या? अरे बताओ, देखे कौन है? चक्रपाणी मिश्र। तभी तो उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? विश्व वल्लभ लिखा था। तुम्हारा वो लिख के गया क्या? उद्यान विज्ञान के बारे में कहाँ लिखा गया है? ठीक है, तो किसका इतिहास खत्म हो जाता है? प्रताप का। अब नेक्स्ट टारगेट है राव जोधा। कौन है? तो हेडिंग डालो, राव जोधा। अपन अब कहाँ के कैरेक्टर पे आ गए? मारवाड़ वालों पे ना। हेडिंग डालो, राव जोधा। राव जोधा। और शासनकाल लिखो। देखो 1438 से 1489। ठीक है, कहीं कहीं इसको 1453 से भी शुरू कर देते हैं, वो मंडोर आते हैं इसलिए शुरू करते हैं। तुम ये लिखो, देखो राव जोधा शासनकाल लिखो 1438 से 1489। 1438 से 1489। ठीक है, अब तो क्या है कि राव जोधा के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। जानते कि जानते हैं? जानते हैं। अगर इतना सीधा प्रश्न मैं तुम्हें पूछूं कि राव जोधा किनके उत्तराधिकारी बने, तो मुझे नहीं बता सकते हो? बता सकते हो कि राव जोधा किनके उत्तराधिकारी बने? अरे किनके उत्तराधिकारी बने हैं? रणमल। भी रणमल की तो पुत्र है कौन? राव जोधा। भी अपन ने सारी चीजें पढ़ रखी है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना तुमने सारी चीजें। जैसे वो रणमल, और रणमल के पापा कौन है? चूड़ा राठौड़ है। चूड़ा राठौड़ की कितने छोरे? दो। कौन कौन? कान्हा, रणमल और छोरी कौन? हंसा भाई। तुम्हें अच्छे से पता है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि भाई वो रणमल का छोरा कौन है? कौन है? राव जोधा। और तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि रणमल को हमने कहाँ मार दिया? मेवाड़ में। कब? 1438 में। और किसने हत्या करवाई? कुंभा ने। अरे हत्या किसने करवाई थी? कुंभा ने। किससे? भारमली। और भारमली किसकी बातों में आई थी? कुंभा की बातों में। और भारमली ने अपनी स्वामी को क्या दे दिया? और किसका काम तमाम हो गया? रणमल का। कब? 1438 में। फिर कुंभा ने क्या किया? अरे क्या किया कुंभा ने? चुंडा को बुलाया। किसको बुलाया? चुंडा को। और अपनी फौज कहाँ भेज दी? मंडोर। और मंडोर पे कुंभा ने क्या कर लिया? अधिकार। कब? अरे कब अधिकार किया? 1438 से। कब तक? कब तक अधिकार रहेगा? 1453 तक। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। और राव जोधा की इस बीच में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि वो किससे दुश्मनी मोल ले? कुंभा से। और राव जोधा घूमते रहे। और राव जोधा जो है वो बीकानेर के कौन से गांव में समय निकालते हैं? तो उस जगह का नाम क्या बताओगे? काउनी गांव। तो 1438 से 1453 तक जो है वो राव जोधा कौन से गांव में रहे थे? काउनी गांव में। लेकिन 1453 में एक आदमी राव जोधा को मिलता है। कौन मिलता है? हड़बू जी। और हड़बू जी की सहायता से राव जोधा ने क्या किया? मंडोर से मेवाड़ की सेनाओं को क्या कर दिया? भगा दिया था। कब? 1453। और राव जोधा को जो मंडोर प्राप्त हुआ है वो किसकी सहायता से? हड़बू जी की सहायता से। और कब प्राप्त हुआ है?
1453 और किसकी सहायता से? हड़बू जी की सहायता से। तुमने हड़बू जी को कोई गिफ्ट दिया था, कौन सा काम गिफ्ट किया है? बेंगटी काम क्या किया था? गिफ्ट किया था। और तुम्हें अच्छे से पता, डर लग रहा था फिर किसको? राव जोधा को। क्यों? कौन कूटने आएगा? कुंभा कूटने आएगा। और फिर वो जैसे कुंभा ने मंडोर पे चढ़ने की तैयारी की, फिर कुंभा की दादी बीच में आ गई। कुंभा की दादी कौन है? हंसाबाई। फिर हंसाबाई ने क्या किया? दोनों के बीच में क्या करवा दी? संधि। कौन सी संधि? आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि। कब कराई? 1453 में। कहाँ कराई? सोजत में। किन दो राज्यों के बीच में? मेवाड़ और मारवाड़। जिसमें मेवाड़ का राजा कौन? कुंभा। मारवाड़ का कौन? राव जोधा है। फिर भी डर लग रहा था किसको? जोधा को। फिर जोधा ने क्या किया? लड़की कौन? श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी की शादी किससे करा दी? अरे किससे करा दी? रायमल से। और रायमल कौन? जोधा के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी ना, वो सारी की सारी कहाँ लिख दी अपन ने? मेवाड़ में लिख दिए। तो इतने सीधे प्रश्न बनते हैं कि राव जोधा कौन से वंश के शासक हैं? तो आप बताओगे कि राव जोधा कौन से वंश के शासक हैं? राठौड़ वंश के। इसके अलावा ये किनके उत्तराधिकारी बने? रणमल के उत्तराधिकारी। 1438 से 1453 कौन से गांव में रहना पड़ा? काउनी गांव में। अपना मंडोर कब प्राप्त किया? 1453। और किस लोक देवता की सहायता से? तो किसकी सहायता से प्राप्त किया था? हड़बुजी की सहायता से प्राप्त किया था। तो ये तो लिखो, देखेंगे सारी बातें तुम लोग जानते हो। लिखो लिखो राव जोधा 1438 से 1489। लिखो राठौड़ वंश के शासक। लिखो राठौड़ वंश के शासक। लिखो रणमल के उत्तराधिकारी बने। 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 नेक्स्ट लिखो। लिखो जब मंडोर पर 1438 से 53। देखो जब मंडोर पर 1438 से 53, मंडोर पर 1438 से 53, 1438 से 53 मेवाड़ शासक कुंभा का नियंत्रण था। 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 तब राव जोधा काहुनी गांव में रहे थे। तब राव जोधा काहुनी गांव में रहे थे। तब राव जोधा कौन से गांव में रहे थे? काहुनी गांव में रहे थे। तब राव जोधा काहुनी गांव में रहे थे। राव जोधा काहुनी गांव में रहे थे। काहुनी गांव में रहे थे। नेक्स्ट देखो। देखो 1453 में। देखो 1453 में राव जोधा ने हड़बुजी की सहायता से। 1453 में राव जोधा ने हड़बुजी की सहायता से। 1453 में राव जोधा ने हड़बुजी की सहायता से। हड़बुजी की सहायता से। हड़बुजी की सहायता से मंडोर पुनः प्राप्त किया था। हड़बुजी की सहायता से मंडोर पुनः प्राप्त किया था। मंडोर पुनः प्राप्त किया था। वह हड़बुजी को सहायता के लिए, वह हड़बुजी को सहायता के लिए बेंगटी गांव दिया था। वह हड़बुजी को सहायता के लिए बेंगटी गांव दिया था। वह हड़बुजी को सहायता के लिए बेंगटी गांव दिया था। वह हड़बुजी को सहायता के लिए बेंगटी गांव दिया था। हड़बुजी को सहायता के लिए बेंगटी गांव दिया था। हड़बुजी को सहायता के लिए बेंगटी गांव दिया था। बेंगटी गांव दिया था। लिखा तुम लोगों ने यहाँ तक। ये तो वो बात थी जो तुम ऑलरेडी क्या करते थे, जानते थे। तो क्या है कि जो इनका शासनकाल है ना, वो एक्चुअल में तो क्या 1453 से शुरू मानते हैं। कब से शुरू मानते हैं? क्योंकि तब तक तो पैदल घूम रहे खुद ही। और मंडोर कब आते हैं? 1453 में। तो कहीं कहीं 1438 से 1489, कहीं कहीं इनका शासनकाल 1453 से कहां तक चलाते हैं? 1489 तक। नहीं पूछते ऐसी चीज वो, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे क्या है कि राव जोधा के बारे में और क्या पढ़ना वो देखो। तो राव जोधा के लिए हमें ऐसा याद रखना कि राव जोधा वो व्यक्ति है, राव जोधा वो व्यक्ति है जिन्होंने किसकी स्थापना की है? किसकी स्थापना की है? जोधपुर की। और ये भी तुम्हें आता है, मैं तो पढ़ा चुका हूं। कब? कि राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी? 1400। और मैं अगर इससे कितने साल आगे चला जाऊं,
100 साल आगे चला जाऊं तो क्या आता है 1559, और 1559 के अंदर उदय सिंह जो है वो किसकी स्थापना कर रहे हैं, उदयपुर की। और जैसी राव जोधा ने 1459 में किसकी स्थापना की है, जोधपुर की। और ये अब राठौड़ों की राजधानी कहां से, मंडोर से कहां लाते हैं, जोधपुर। तो राव जोधा ने राठौड़ों की नई राजधानी क्या बना दी, जोधपुर, और कहां से, मंडोर से। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 1459 के अंदर 1459 के अंदर किसका निर्माण करवाया था, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ के बारे में तुम सब लोग जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना, कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटुक पहाड़ी। चिड़ियाटुक पहाड़ी को क्या भी कहते हैं, पंचेटिया पहाड़ी भी क्या भी कहते हैं। और यहाँ तुम फिर पढ़ते हो, किले विले सब तुम घूमे हो, ठीक है। यहाँ एक स्लोगन वो अक्सर आता है कि एक आदमी कहता है कि किला देवताओं, परियों और फरिश्तों ने बनाया है। एक आदमी क्या कहता है, ये किला जो है देवताओं, परियों और किसने बनाया है, फरिश्तों ने बनाया। ऐसा कौन कहता है, देख को मैं कह रहा हूं, मेरे को छोड़ो है। अरे ऐसा कौन कहता है यार, कि ऐसा कहने वाला आदमी कौन है, तो ऐसा कहने वाला आदमी कौन है, रडियार्ड किपलिंग। रडियार्ड किपलिंग के दो स्लोगन है, रडियार्ड किपलिंग के कितने स्लोगन है, तो एक तो ये मेहरानगढ़ के लिए कहता है कि ये किला जो है देवताओं, परियों और किसने बनाया है, फरिश्तों ने बनाया, वो तुम लोग पढ़ते हो। और एक ये भी कहता है ये किले जो है भूतों और प्रेतात्माओं ने बनाया है। ऐसा तुमने सुना कि नहीं सुना, भूत जानते हो, भूत है। अरे ये एक स्लोगन और कहता है ना कि ये किला जो है किसने बनाया है, भूतों और किसने बनाया है, प्रेतात्माओं ने। तो ये किसके लिए कहता है, तारागढ़। और तारागढ़ कहाँ का फोर्ट है, बूंदी। और ये कहता है कि ये किला जो है किसने बनाया है, देवताओं, परियों और किसने बनाया है, फरिश्तों ने। तो ये स्लोगन जो है ये कहाँ के लिए लिखता है, तो ये स्लोगन जो है वो कहाँ के लिए लिखता है, लिखो तुम लोग लिखो। देखो राव जोधा ने, देखो राव जोधा ने 1459 ईस्वी, राव जोधा ने 1459 ईस्वी, राव जोधा ने 1459 ईस्वी, 1459 ईस्वी जोधपुर की स्थापना की थी, जोधपुर की स्थापना की थी, जोधपुर की स्थापना की थी। वह मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, वह मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जोधपुर की स्थापना की थी, वह मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, वह मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो राव जोधा ने, लिखो राव जोधा ने, लिखो राव जोधा ने 1459 में, राव जोधा ने 1459 में राठौड़ों की राजधानी, राव जोधा ने 1459 में राठौड़ों की राजधानी, राठौड़ों की राजधानी, राठौड़ों की राजधानी मेहरानगढ़ से, जग रहे हो मतलब तुम लोग, लिखो मंडोर से जोधपुर बनाई थी। राठौड़ों की राजधानी मंडोर से जोधपुर बनाई थी, मंडोर से जोधपुर बनाई थी, मंडोर से जोधपुर बनाई थी, मंडोर से जोधपुर बनाई थी। नेक्स्ट लिखो, और यही क्वेश्चन बना के लिख लो दो स्लोगन। लिखो इतिहासकार रडियार्ड किपलिंग ने, इतिहासकार रडियार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर लिखा था, इतिहासकार रडियार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर लिखा था, मेहरानगढ़ दुर्ग पर लिखा था। ये दुर्ग, ये दुर्ग देवताओं, परियों व फरिश्तों ने बनाया है। रडियार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ पर लिखा था, ये दुर्ग देवताओं, परियों व फरिश्तों ने बनाया है, देवताओं, परियों व फरिश्तों ने बनाया है, देवताओं, परियों व फरिश्तों ने बनाया है, देवताओं, परियों व फरिश्तों ने बनाया है। और ब्रैकेट के अंदर ही लिख देना एक स्लोगन और। देखो रडियार्ड किपलिंग ने, पोस्टर के अंदर ही लिखना ये बात है, रडियार्ड किपलिंग ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर लिखा है, रडियार्ड किपलिंग ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर लिखा है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर लिखा है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर लिखा है। देखो ये दुर्ग भूतों व प्रेतात्माओं ने बनाया है, ये दुर्ग भूतों व प्रेतात्माओं ने बनाया है। बूंदी के तारागढ़ पर लिखा है, ये दुर्ग भूतों व प्रेतात्माओं ने बनाया है, भूतों व प्रेतात्माओं ने बनाया है।
भूतों और किसने बनाया है? प्रेतात्माओं ने बनाया है। भूतों व प्रेतात्माओं ने बनाया है। लिखा तुम सब लोगों ने, यहां तक सबने लिख दिया, ठीक है। अब तो क्या है कि ये रडियार्ड किपलिंग बहुत खास आदमी है, पता तुम लोग जानते हो इस आदमी को? अभी मत कहना कि हम सब लोग जानते हैं, नाम ही पहली बार सुना। कभी मोगली का नाम सुना हो? मोगली का? अब मत कहना नहीं सुना, मोगली का नाम सुना। क्या है मोगली, कौन है? हाँ वो जंगल जंगल पता चला वाला छोरा जो है मोगली। वो मोगली की कहानी कहाँ से आई है? द जंगल बुक से। कहाँ से आई है? द जंगल बुक। और द जंगल बुक लिखने वाला कौन है? वो द जंगल बुक लिखने वाला आदमी कौन है? रडियार्ड किपलिंग। यानी जो मोगली वाला कैरेक्टर है वो किस आदमी की देन है? तो वो किस आदमी की देन है? रडियार्ड किपलिंग की। इसके अलावा जोधा के बारे में और क्या पढ़ना है वो देखो। तो जोधा को हमें इसलिए भी याद रखना है कि जोधा की क्या है? एक पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम जो है वो इतिहास में क्या है? रानी जसमादे। जसमादे का प्रश्न कभी कभी पेपर में आता है, और जसमादे को इसलिए याद रखोगे क्योंकि इसने जोधा के समय किसका निर्माण करवाया था? रानीसर तालाब। और रानीसर तालाब का निर्माण जो है इन्होंने कहाँ करवाया था? तो रानीसर तालाब का निर्माण कहाँ करवाया इन्होंने? मेहरानगढ़। इसके अलावा और क्या याद रखना है वो देखो कि एक ऐसी व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? देखो सामंत राजा के आदमी होते हैं और ये हमेशा जनता को दुखी करते हैं। तो सामंतवादी व्यवस्था राजस्थान में सबसे पहले कौन से क्षेत्र में लागू हुई थी? और मारवाड़ के अंदर इसको लागू करने वाला आदमी कौन है? लेकिन जो आदमी राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था का क्या कहलाता है? वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक अगर तुम्हें पूछे तो सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? राव जोधा। तो सामंतवादी व्यवस्था को लागू तो सबसे पहले किसने किया था? चूड़ा ने, लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? राव जोधा को। और जोधा के समय रानीसर तालाब किसने बनाया था? रानी जसमादे ने। तो लिखो, देखो राव जोधा की पत्नी रानी जसमादे थी। राव जोधा की पत्नी रानी जसमादे थी। रानी जसमादे थी जिसने मेहरानगढ़ में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। जिसने मेहरानगढ़ में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। जिसने मेहरानगढ़ में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो राव जोधा को, लिखो राव जोधा को चूड़ा राठौड़ द्वारा शुरू की गई। राव जोधा को चूड़ा राठौड़ द्वारा शुरू की गई। राव जोधा को चूड़ा राठौड़ द्वारा शुरू की गई। चूड़ा राठौड़ द्वारा शुरू की गई सामंतवादी व्यवस्था का। चूड़ा राठौड़ द्वारा शुरू की गई सामंतवादी व्यवस्था का, सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चूड़ा राठौड़ द्वारा शुरू की गई सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सामंतवादी व्यवस्था का क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। तुम लोग कंप्लीट हो यहां तक सब, ठीक है? बाकी बात कल।